नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार, नीतीश कुमार सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश के युवाओं को अमृत काल के दौरान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। कश्मीर के पहलगाम जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 6 जवानों की मौत। राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। पारसी नववर्ष नवरोज आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप आज शाम से शुरू हो रहा है। दोपहर समाचार में जागृति शर्मा के साथ मैं विशाल शर्मा। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार ने अनेक गतिविधियों का आयोजन किया। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित किए। अमृत महोत्सव क्विज की अंतिम कड़ी कल प्रसारित की गई थी। इसका प्रश्न था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार कहां बनाई? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं लखनऊ में चिन्हट के गणेशपुर के महेंद्र नाथ श्रीवास्तव। मैं पिछले 45 वर्षों से रेडियो का नियमित श्रोता हूं। अमृत महोत्सव काल में स्वतंत्रता दिवस के दिन पूछे गए क्विज में चयनित होने पर प्रसन्न हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 28 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के एक सिनेमा हॉल में अस्थायी सरकार का गठन किया था। इस प्रकार का कार्यक्रम चलाने और अपने चयन के लिए मैं आकाशवाणी परिवार का आभारी हूं तथा देशवासियों से अपेक्षा करता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। आकाशवाणी समाचार की इस श्रृंखला के समापन पर इसके प्रति व्यक्त किए गए श्रोताओं के उत्साह के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आकाशवाणी समाचार को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से श्रोताओं के साथ अमृत महोत्सव मनाने पर बेहद खुशी हुई है। जय हिंद। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल में 31 मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना के राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय जनता दल के 16 मंत्रियों में आलोक मेहता, तेज प्रताप यादव और अनिता देवी शामिल हैं। जनता दल यूनाइटेड के 11 मंत्रियों में विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार के नाम प्रमुख हैं। महागठबंधन का हिस्सा बने कांग्रेस के 2 विधायकों आफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वाम दलों ने सरकार में शामिल न होने का फैसला किया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद को उप मुख्यमंत्री के रूप में 10 अगस्त को शपथ दिलाई गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को अमृतकाल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। वे आज आईआईटी दिल्ली में पब्लिक सिस्टम प्रयोगशाला का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों को कई पहल शुरू करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि पब्लिक सिस्टम प्रयोगशाला कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खाद्यान्न खरीद और वितरण महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें नवाचार का काफी उपयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी पहल है जो देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी नदियों को साफ और पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस काम में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आज हमारा देश दुनिया के सबसे कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वाला देश है। ये जो दोनों विपरीत ध्रुव हैं, इनको यदि एकाकार करना है और हमारे जल स्रोतों को संरक्षित कर उन्हें निर्मल और अविरल यदि बनाना है, तो सरकार अपनी दृष्टि से अपने प्रयास तो करती है, उसके साथ में आम जनता को, जनमानस को जोड़ करके इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 3 देशों नॉर्वे, आइसलैंड और माल्टा की यात्रा पर जाएंगी। यात्रा के पहले चरण में वे आज से बृहस्पतिवार तक नॉर्वे की यात्रा पर रहेंगी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की यात्रा के दौरान वे नॉर्वे के विदेश मंत्री एनिकेन हुइटफेल्ड से मुलाकात करेंगी। वे अरेंडल में जलवायु और पर्यावरण मंत्री एस्पेन बार्थ एड के साथ भारत नॉर्वे हरित ऊर्जा सहयोग पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लेंगी। शुक्रवार और शनिवार को आइसलैंड यात्रा के दौरान सुश्री लेखी रेकजाविक में विदेश मामलों के मंत्री थोर्डिस कोलब्रन गिल्फाडोटिर के साथ चर्चा करेंगी। वे संस्कृति और व्यापार मामलों की मंत्री लिल्जा अल्फ्रेड डॉटर से भी मुलाकात करेंगी। वे संसद के अध्यक्ष बिर्गिर अरमानसन से शिष्टाचार भेंट करेंगी। श्रीमती लेखी रविवार को यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत माल्टा से करेंगी। वे माल्टा के राष्ट्रपति डॉक्टर जॉर्ज वेला से शिष्टाचार भेंट करेंगी और विदेश तथा यूरोपीय मामलों और व्यापार मंत्री डॉक्टर इयान बोर्ग के साथ चर्चा करेंगी। वे पर्यटन मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय विरासत, कला और स्थानीय सरकार मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। द्विपक्षीय बैठकों के अलावा सुश्री लेखी प्रवासी भारतीयों के विभिन्न वर्गों के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी और 3 देशों में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक और योग कार्यक्रमों में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वालों के लिए ऑल इंडिया रेडियो हर शनिवार रात 9:30 बजे लाता है कार्यक्रम अभ्यास, जिससे भाग लेने के लिए आपको 9289094044 पर सवाल व्हाट्सएप करने होते हैं या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर सवाल भेजने होते हैं। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख 16 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 4वीं और 5वीं बटालियन के जवानों को ले जा रही बस आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास जिगमौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस श्री अमरनाथ जी मार्ग पर पोषपत्री शिविर से लौट रही थी। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों सहित 41 जवान बैठे हुए थे और ये जम्मू की ओर जा रही थी। खबरों के अनुसार ये बस फिसलकर 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में आईटीबीपी के 6 जवानों की मृत्यु हो गई और 28 घायल हो गए।
घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया है। घायलों को ले जाने के लिए 19 एम्बुलेंस भेजी गई थी। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना में मारे गए जवानों और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और घायलों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के चोटिगम इलाके में आतंकवादियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में मारे गए व्यक्ति का भाई घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में पिछले 24 घंटे में इस तरह का ये दूसरा आतंकी हमला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोपियां में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बर्बर कृत्य के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों तथा बूस्टर डोज के लिए नैदानिक विकास का कार्य पूरा कर लिया है। कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक ने बताया है कि BBV 154 इंट्रानेजल वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों तथा बूस्टर डोज के लिए नैदानिक विकास का कार्य पूरा हो चुका है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 208 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 6,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 8,813 नए कोविड मामलों की पुष्टि भी हुई। इस समय 1,11,252 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.56% है। देश में अब तक 88 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। असम में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कल असम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल शाम गुवाहाटी के दिसपुर में होने वाले सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज दोपहर बाद 3 बजे होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कस्तूरी रंगन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि 1,283 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद महानदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण बाउद, सुबर्णपुर और कटक के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। महानदी का जल स्तर कटक में नरस के पास खतरे के निशान को पार कर गया है। हीराकुंड बांध का जल स्तर भी बढ़ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने जिला कलेक्टरों से अलर्ट रहने और स्थिति की निगरानी करने को कहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण हीराकुंड जलाशय में जल स्तर बढ़ रहा है। खबरों में बताया गया है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उच्च अधिकारियों के बीच बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज दोपहर बाद बैठक होगी। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के कारण राजधानी भोपाल सहित कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर जबलपुर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, देवास, रायसेन, सीहोर, बड़वानी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने आज सुबह आयुक्त नर्मदापुरम और नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा और भोपाल के जिला कलेक्टरों से स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश और बरगी बरना तवा बांध के गेट खुलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से निर्देशों का पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार, नीतीश कुमार सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश के युवाओं को अमृतकाल के दौरान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए।
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। कश्मीर के पहलगाम जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 6 जवानों की मृत्यु। राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। ओडिशा में महानदी का जल स्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। पारसी नववर्ष नवरोज आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप आज शाम से शुरू हो रहा है। राष्ट्र आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 4थी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। श्री वाजपेयी का निधन 2018 में आज ही के दिन हुआ था। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। श्री वाजपेयी एक प्रखर राजनेता के साथ कवि भी थे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर खिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता आज सुबह अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल गए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि वाजपेयी जी एक महान वक्ता, विद्वान और कवि थे तथा वे अपने भाषण से जनता का मन मोह लेते थे। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार प्रदान कर रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी की ओर से कही गई कहानी के माध्यम से ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद से भारत की यात्रा को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम आपको महात्मा गांधी के पहली बार और केवल एक बार आकाशवाणी के स्टूडियो आने से जुड़े अनूठे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को नई दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आकाशवाणी के स्टूडियो का दौरा किया था। आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले लोगों और कुरुक्षेत्र में डेरा डाले हुए शरणार्थियों को संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने स्टूडियो पहुंचकर रेडियो के बारे में कहा था कि ये एक अद्भुत चीज है और इसमें मुझे शक्ति दिखाई देती है जो भगवान की चमत्कारी शक्ति है। घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। महात्मा गांधी ने 20 मिनट तक रेडियो पर बात की थी, जिसमें राष्ट्रपिता ने शरणार्थियों से अपील की थी कि वे धैर्य और दृढ़ता के साथ स्थिति का सामना करें। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास
हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। गांधी जी की आकाशवाणी स्टूडियो की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 नवंबर को देश में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। तो सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस को। भारत भूमि ऋषियों मुनियों और संतों की भूमि है। इस धरा पर रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरुओं ने जन्म लिया है। आज 16 अगस्त है और पुण्यतिथि है महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक रामकृष्ण परमहंस की। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का मार्ग चुना। मानवता के पुजारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल स्थित कामारपुकुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। कहा जाता है कि रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म के पहले से ही उनकी दिव्यता का एहसास होने लगा था। रामकृष्ण का मन अध्ययन में नहीं लग पाया और वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़ गए। 1856 में राम कुमार की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को काली मंदिर में पुरोहित नियुक्त किया गया। अफवाह फैल गई कि दक्षिणेश्वर में आध्यात्मिक साधना के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। स्थिति को संभालने के लिए रामकृष्ण का विवाह कर दिया गया, लेकिन बात न बन सकी और अंत में रामकृष्ण सन्यासी हो गए। सन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस। समय जैसे जैसे बीतता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे। इसी बीच स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य बन गए। जीवन भर लोगों को जीने की राह दिखाने वाले रामकृष्ण परमहंस 1886 में 16 अगस्त को नश्वर देह त्याग कर परलोकवासी हो गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। इस समुदाय का ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। आज के दिन लोग अग्यारी या अग्नि मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। पारसी समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पारसी व्यंजन भेंट करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष के अवसर पर सभी देशवासियों और विशेष रूप से पारसी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पारसी समुदाय ने अपनी मेहनत, समर्पण और उद्यमिता के बल पर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पारंपरिक उत्साह तथा उल्लास के साथ मनाया जाने वाला नवरोज भाईचारे और करुणा की भावना को दर्शाता है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि आने वाला वर्ष आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। नेपाल के चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रांतीय और संघीय संसद के चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया ने बताया कि आयोग ने चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक राजनीतिक दलों को पंजीकरण कराने को कहा है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी पर्यवेक्षण के लिए बुलाया गया है। आयोग ने कहा है कि मतदान के लिए करीब 10,825 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में आज एफसी गोवा का मुकाबला मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच होगा। ये मैच कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शाम 7 बजे होगा। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर कर रहे हैं। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 के उद्घाटन सत्र में आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 4 मैच खेले गए। पहले मैच में भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम ने भाई बहलो हॉकी अकादमी भगता को 30-0 से हराया। अन्य मैचों में स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर ने भूमन हेडा राइजर अकादमी को 2-1 से पराजित किया। सिटीजन हॉकी 11 ने मुंबई स्कूल स्पोर्ट एसोसिएशन को 6-0 से और प्रीतम सी वॉच हॉकी अकादमी सोनीपत ने स्मार्ट हॉकी अकादमी रायपुर को 17-0 से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह नेशनल स्टेडियम में शाम 4:45 बजे होगा। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी जफर इकबाल और खेलो इंडिया की वरिष्ठ निदेशक श्रीमती एकता बिश्नोई इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल अब यहां आयोजित नहीं किया जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर प्रतिबंध लगाने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। फीफा ने AIFF पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया है। फीफा के अनुसार ये नियमों का गंभीर उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने मई में AIFF को भंग कर दिया था। न्यायालय ने खेल को संचालित करने, AIFF के संविधान में संशोधन करने और 18 महीने से लंबित चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। मलेशिया के इपोह में 16 से 25 नवंबर तक होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड को आमंत्रित किया गया है। ये प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 10 खिताब के साथ टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम रही है। भारत ने 5 बार और पाकिस्तान तथा दक्षिण कोरिया ने 3-3 बार ये खिताब जीता है। और अब हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड डायल ने कल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर डिजी यात्रा ऐप के बीटा संस्करण की शुरुआत की। इससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में यात्री त्वरित प्रवेश कर सकेंगे। यात्री इस ऐप के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक्स और अन्य विवरण जमा करेंगे। और आज के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। इन महानगरों में तापमान 27 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, गरज के साथ बौछारें पड़ने या आंधी की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। नीतीश कुमार सरकार में 31 मंत्रियों ने शपथ ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, देश के युवाओं को अमृतकाल के दौरान भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। कश्मीर के पहलगाम जिले में एक सड़क दुर्घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 6 जवानों की मौत। राष्ट्र आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति।
पारसी नववर्ष नवरोज आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप आज शाम से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।